यस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और टॉपिक्स 3 है आज हमारे, जिनमें मेन टॉपिक तो असल में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोर्स एटॉमिक मॉडल है। इस टॉपिक का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। ओके, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद अगला जो क्वेश्चन है वो इन फंडामेंटल पार्टिकल्स का एटम में अरेंजमेंट है। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया जो कि नेगेटिव पार्टिकल है, प्रोटॉन डिस्कवर कर लिया जो कि एक मैसिव और पॉजिटिव पार्टिकल है। जे थॉमसन ने सबसे पहले अपना एक नजरिया दिया कि एटम स्ट्रक्चर वाइज कैसा होगा। तो इनका कहना यह है कि एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव प्रोटॉन एटम में तादाद के लिहाज से बराबर होते हैं। इन्होंने अपना जो मॉडल दिया उसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं और वो बहुत फेमस मॉडल था। एटम का स्ट्रक्चर कैसा है? एटम एज अ होल एक स्फीयर है जो कि प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है। एटम की कंपोजिशन जो है वो प्रोटॉन है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है, ताकि एटम जो एज अ होल जो है वो न्यूट्रल रहे। बेटा पेज नंबर अभी कोई डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपको ना पेज नंबर में आपको पढ़ने के लिए कहा था, अब आप लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है। हम किसी बुक में जब जरूरत होगी मैं पेज नंबर उस वक्त आपको बता दूंगा। ओके, थॉमसन मॉडल जो है ना बेटा, ये इंट्रोडक्शन है, इस पे कोई सवाल नहीं एग्जाम में आएगा। हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पहले हमें थॉमसन मॉडल को थोड़ा समझना चाहिए। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है और हमारी बुक में ये डिस्कस भी नहीं है। आप कहीं बुक में पढ़ेंगे ना, आपको ये किसी पेज पे नजर भी नहीं आएगा। तो जो हमारा टॉपिक है ना, उसको सही अंदाज से समझने के लिए हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देख रहे होते हैं कि एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड का जो है वो हमारे सामने जब आया तो रदरफोर्ड पे उस पे एतराजात क्या थे, उसको हैरानगी किस बात पे थी, और उसने फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है डिफाइन किया। रदरफोर्ड से पहले, एटॉमिक मॉडल से पहले जो वेल नोन मॉडल था वो प्लम पुडिंग मॉडल था। ठीक है, वो मॉडल जो है वो कौन सा है? प्लम पुडिंग मॉडल है। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर देता हूं। थॉमसन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को सबसे पहले डिफाइन किया। इनका कहना यह है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद तो बराबर होती है, लेकिन वो अरेंज कैसे होते हैं? अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम जो है, एटम उसका होल मास जो है वो प्रोटॉन का बना हुआ है। ये जितना एरिया मैं शेडेड कर रहा हूं ये सब प्रोटॉन है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर फिल किए गए हैं ताकि वो न्यूट्रल रहे। ये पोजीशन है, ये एक आप कह सकते हैं हाइपोथेसिस है, एक ख्याल है, एक मफरूज है कि एटम ऐसा होगा। ओके, थोड़ा सा हम इस बात को डिस्कस करते हैं दोबारा। ये वो साइंटिस्ट है जे थॉमसन, was the first who proposed the structure of an atom in 1900। एटम के बारे में इन्होंने अपनी एक राय दी है, स्ट्रक्चर कैसा होगा। इनका कहना यह है कि एटम जो है वो क्या है? न्यूट्रल है। वो न्यूट्रल क्यों है? बिकॉज उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है। जे थॉमसन realized that for an atom to be neutral it should have an equal number of positive and negative charge। इक्वल नंबर, जैसे ये एक एटम, मैंने येलो कलर का अगर नजर आ रही है पिक्चर आपको, तो इसमें जो क्लाउड है, येलो कलर का पूरा क्लाउड जो नजर आ रहा है, स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये सारा प्रोटॉन है।
ये प्रोटॉन से बना हुआ है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो जितने पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उतने ही अंदर ब्लू कलर में अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे होंगे। पहली बात तो ये हो रही है। इसके मॉडल को जो है ना दो नाम दिए जाते हैं। ये जो वेस्टर्न है ये प्लम पुडिंग कहते हैं, प्लम पुडिंग। और हम जो है पाकिस्तान या इंडियन जो है, हम इसको मिसाल देते हैं वाटरमेलन की, कि आप थॉमसन मॉडल को समझ सकें कि वो है कैसा। तो वाटरमेलन को सामने रखें ना, अगर मैं वाटरमेलन की बात करूंगा ना तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि वाटरमेलन इनर कैसा होता है। ठीक है, ये इनका एक हाइपोथेसिस है। इन्होंने एक स्ट्रक्चर अपने तौर पे प्रपोज किया है विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट। तो हम कह सकते हैं कि थॉमसन टॉइंग मॉडल जो है वो एक जस्ट लाइक अ वाटरमेलन है। अब एक वाटरमेलन की हम बात करते हैं। तो यहाँ वो दोनों शो किए जा रहे हैं। ये ऑरेंज कलर का जो है ना, ये प्लम पुडिंग एग्जाम्पल है। और राइट साइड पे जो है वाटरमेलन आपको नजर आ रहा है कि उसका आउटर ग्रीन होता है, कवर्ड होता है ग्रीन, और अंदर जो है रेड कलर का मास है और सीड्स ब्लैक कलर के होते हैं। दो चीजें अंदर मौजूद हैं, एक रेड मास है और ब्लैक सीड्स बहुत सारे उसमें होते हैं, वाटरमेलन में होते हैं। तो थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल जो दिया, उसको समझना चाहते हो तो वाटरमेलन की फिगर को सामने रखिए और फिर आप उसकी बात को समझ सकते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। जितना भी वाटरमेलन में जो रेड मास होता है ना, रेड मास, ये वो कह रहा है कि ये प्रोटॉन है, जितना रेड मास उसके अंदर मौजूद है। और जितने ब्लैक सीड्स अंदर मौजूद हैं ये सब वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटम इनर जो है वो वाटरमेलन के इनर लाइक है। ये इन्होंने एक मॉडल दे दिया। ठीक है, तीन बातें कर रहे हैं। एटम का सारा मास जो है वो प्रोटॉन की वजह से है। एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है। न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रॉन 1932 में डिस्कवर हुआ है। उनकी तादाद आपस में क्या है, बराबर है। ओके, अब ये देखिए दोबारा एक और फिगर से मैं वाटरमेलन को समझा रहा हूं कि इस वाटरमेलन में ये रेड मास नजर आ रहा है आप लोगों को, इसको प्रोटॉन कहा जा रहा है। कि एटम के अंदर प्रोटॉन, जैसे वाटरमेलन में ये रेड मास होता है, ये सारा प्रोटॉन एटम के अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर जो ब्लैक कलर के सीड्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या कह रहे हैं हम, वाटरमेलन सीड्स एज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इससे बेटा नोट लिखने के लिए नहीं आएगा कि आप इसको लिखें, इसको थोड़ा सुन सकते हैं कि हमारा एटॉमिक मॉडल का जो हिस्ट्री है वो थोड़ी हमें मालूम होनी चाहिए। और जो असल एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से पहले दुनिया एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या जानती है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, वाटरमेलन सीड्स जो है ना, सीड्स ब्लैक कलर की सीड्स जो है, ये कौन है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड द रेड पार्ट ऑफ द वाटरमेलन एज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये एक एटम का मॉडल हमारे सामने आता है। इनके मॉडल के तीन अहम पॉइंट्स हैं। दोबारा उस मॉडल को सामने रखें कि एटम इज लाइक अ वाटरमेलन। इस मॉडल के तीन अहम पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड। एक एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज जो है वो लाइक अ क्लाउड है, जैसे ये रेड मास पूरा वाटरमेलन के अंदर फैला हुआ होता है। और उसके अंदर, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्लाउड के अंदर क्या होते हैं, इमर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक सीड्स जो हैं वो सारे इसके अंदर रेड मास के अंदर फिल हुए हैं। पहली बात तो ये हो गई। सेकेंड, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल। तादाद में, मिकदार में, वैल्यू में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर होता है, क्योंकि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स आर negatively charged particles, protons are positively charged particles, but atom is a neutral substance. तो सेकंड पॉइंट उनकी मॉडल में ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वैल्यूज
एटम के अंदर बराबर होती हैं। तीसरी बात, मास ऑफ एन एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट। पूरे एटम में मास जो है वो पूरे एटम में फैला हुआ है। ये मॉडल एटम का है। हम जो मॉडल पढ़ने जा रहे हैं वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। उससे पहले एटम के बारे में क्या नजरिया था ना, वो हम समझ रहे हैं। मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ अंदाज से समझाने की कोशिश करते हैं थॉमसन मॉडल को, कि बिफोर रदरफोर्ड मॉडल जो एटॉमिक मॉडल सामने मौजूद है वो क्या है। कि अगर आप एक बिस्किट लेते हैं जिसके अंदर चॉकलेट की चिप्स लगी हुई है, तो बिस्किट का मास सारा जो है प्रोटॉन है, और चॉकलेट के जो उसके अंदर उस कुकी के अंदर चिप्स लगी हुई हैं वो सारे के सारे कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप एक फ्रूट बन लेते हैं, बन सारा का सारा प्रोटॉन है, और उसके अंदर जितने भी किशमिश मौजूद मौजूद है या फ्रूट मौजूद है सारा उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस मॉडल में जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो ये है कि प्रोटॉन सेंटर पॉइंट पे नहीं है जो हम रदरफोर्ड के मॉडल में देखेंगे। प्रोटॉन पूरे एटम में फैल गए हैं। इस मॉडल ऑफ एटम को लेकर अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हम बात करते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। ये है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसका जो डिस्कवरी है वो क्या है, न्यूक्लियस की असल में। इट इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने रेडिएटिविटी भी काम किया और उसने डिफाइन किया कि रेडिएशंस जो हैं, रेडिएटिव सब्सटेंस से 3 किस्म की होती हैं, और उसमें सबसे हैवी पार्टिकल जो है वो अल्फा पार्टिकल है। अब ये कहा जा रहा है कि एक एटम जो है ना वो नजर नहीं आ रहा है। एटम के अंदर क्या है, इनर क्या है, वो हमें नजर नहीं आ रहा, उसके बारे में कुछ मालूमात नहीं है, उस पर तहकीक की जाए। तो कोशिश की जाए कि हम किसी भी पार्टिकल को लाकर हिट करें और एटम ब्रेकअप हो जाए और इसके अंदर के पार्टिकल्स बाहर निकल आए। हम एटम को तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं, हम एटम के अंदर के पार्टिकल्स को बाहर निकाल देना चाहते हैं। एक अखरोट होता है ना, अगर वो बंद है, आपको नहीं मालूम उसके अंदर क्या मौजूद है, आप तोड़ते हैं तो अगर कोई सीड भी है, तोड़ते हैं, छिलका उतारते हैं, तो अंदर नजर आता है कि उसका मास क्या है, उसके अंदर क्या मौजूद था। बिल्कुल इस तरह हम एटम को ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई हैवी पार्टिकल हम लें जो एटम पे स्ट्राइक करें, एटम ब्रेकअप हो जाए। रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो कहलाता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है 1909 में, 1909 में, ताकि ये समझा जाए कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पोजीशन क्या है। एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं उनकी क्या पोजीशन है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए रदरफोर्ड ने 3 चीजें इस्तेमाल की हैं। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट जो किया उसमें 3 चीजें यूज की हैं। सबसे पहली क्या है, हम बात करें गोल्ड फॉइल की। एक स्मॉल थिकनेस ऑफ मैटर यूज कर रहे हैं, गोल्ड फॉइल। आप सपोज करें कि ये गोल्ड के एटम्स की लेयर है। मेटल्स में एटम्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। इस लेयर के ऊपर एक और लेयर आती है, थिकनेस बढ़ती चली जाती है। तो इतना हमने बारीक कर दिया कि इस थिकनेस की गोल्ड फॉइल ले रहे हैं कि कम से कम एटम सामने होंगे, अल्फा पार्टिकल जब हम स्ट्राइक करेंगे तो उस अल्फा पार्टिकल को किसी एक एटम में से गुजरना होगा। ये हमारी गोल्ड फॉइल है और हम अल्फा पार्टिकल को शूट कर रहे हैं। सामने एक एटम में से अल्फा पार्टिकल को गुजरना है तोड़ते हुए, अल्फा पार्टिकल को एटम को ब्रेक करते हुए उसमें से गुजरना है। तो एक हैवी चार्ज पार्टिकल इस्तेमाल किया जा रहा है एटम पे स्ट्राइक करने के लिए कि एटम टूटे और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं तो वो किस तरह बाहर निकल आए, और हमें उसके अंदर की जो क्या नाम है, कंपोजिशन है, अरेंजमेंट है, उसका भी कुछ अंदाजा हो। ओके, रदरफोर्ड ने सबसे पहली चीज जो यूज कर रहा है वो कौन सी, गोल्ड फॉइल। नंबर 2 क्या है, अल्फा पार्टिकल्स, एक ऐसा रेडिएटिव सब्सटेंस जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स इमिट होंगे, पोलोनियम लिया इसने। और तीसरी चीज, अल्फा पार्टिकल्स की मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए एक स्क्रीन लगाई है, गोल्ड फॉइल के अराउंड कवर किया गया उसको,
ये जिंक सल्फाइड प्लेट है, इसको हम डिटेक्टर कह रहे हैं। ओके, तीन चीजें हैं। ये हमारा सपोज कीजिए गोल्ड फॉइल है, ये लेड ब्लॉक जिसके अंदर हमने रेडिएक्टिव सब्सटेंस रखा, इसमें से अल्फा पार्टिकल की बीम आगे स्ट्राइक होती है और इस गोल्ड फॉइल को हमने कवर्ड कर दिया विद अ डिटेक्टर। कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक होने के बाद उसमें क्या चेंज आएगा, कि वो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा या वो डिफ्लेक्ट हो रहा है या वो बैक हो रहा है। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को कई दफा परफॉर्म किया, अल्फा पार्टिकल को शूट किया गोल्ड फॉइल पे ऊपर। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इस अंदाज का था कि ये हमारा लेड ब्लॉक के अंदर रेडिएक्टिव सब्सटेंस पड़ा हुआ है, सामने गोल्ड फॉइल है और बैक पे डिटेक्टर रख दिया गया। डिटेक्टर, अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल में से स्ट्रेट पास हो रहे हैं, नो चेंज। रदरफोर्ड को ये एक बोरिंग एक्सपेरिमेंट लग रहा है कि अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल, गोल्ड के एटम में स्ट्राइक करते हैं तो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में पेनिट्रेट कर जाते हैं। अगर गोल्ड फॉइल आप यहां से रिमूव कर दें तो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, गोल्ड फॉइल बीच में रख दें अल्फा पार्टिकल तब भी स्ट्रेट मूव कर रहे हैं। रदरफोर्ड को ये एक बहुत ही बोरिंग और कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर कोई ऑब्जर्वेशन हो रही हो नहीं महसूस हो रही है। रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें कोई असाइनमेंट चाहिए, तो रदरफोर्ड ने उनको एक असाइनमेंट ये दिया कि आप इस एक्सपेरिमेंट में डिजाइन ये करें कि आपका डिटेक्टर जो है वो ऑसिलेट करता हो, मूव करता हो। बैक पे रखा हुआ है, आप उसको मूव करें और वो मूव करके इस पोजीशन पे आ जाए, फिर आप उसको मूव करें यहाँ आए और फिर आप उसको मूव करके यहाँ आ जाए, ताकि हम ये देखें कि रेडिएशन जो है किसी और डायरेक्शन में अगर जा रही है तो हमें अंदाजा हो कि रदरफोर्ड को कंफर्म था कि रिजल्ट 0 होगा। सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए उसने ये असाइनमेंट दिया उनको। स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे कि हमें कोई काम मिला, कोई असाइनमेंट मिला, कोई वर्क मिला करने को, और उन्होंने इस पे मेहनत की और डिटेक्टर को उन्होंने डिजाइन किया कि वो कुछ वक्त के बाद मूव करके इस पोजीशन पे आते हैं सेकंड पे, फिर वो आते हैं 90 के एंगल पे और फिर वो फ्रंट पे आ जाता है। देखो ना, अल्फा पार्टिकल को स्ट्रेट जाना चाहिए, स्ट्रेट, ये इसकी डायरेक्शन है और डिटेक्टर आप यहां रख रहे हैं। उन स्टूडेंट्स ने जब डिटेक्टर को इस पोजीशन प्लेस किया तो उनको एक साउंड मिला, एक क्लिक, एक साउंड की आवाज है कि कोई पार्टिकल आगे स्ट्राइक हुआ है। वो स्ट्राइक जो है काफी टाइम के बाद रिपीट होता है। यहाँ स्ट्राइक्स जो है वो कंटिन्यूसली हैं, टक 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 आवाज आ रही है, और यहाँ जब यहाँ प्लेस किया तो खामोशी है और कुछ वक्त के बाद एक क्लिक होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है, टिक टिक टिक, ऐसे आवाज आ रही है। उन्होंने इसको डिटेक्टर को रिमूव कर दिया, साउंड बंद हो गया, प्लेस किया साउंड आना शुरू हो गया, रिमूव किया साउंड बंद हो गया। उन्होंने ये बात जाके रदरफोर्ड को बताई कि सर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जब डिटेक्टर को हम प्लेस करते हैं इस पोजीशन पे तो तब भी हमें रेडिएशन डिटेक्ट हो रही है, अल्फा पार्टिकल के स्ट्राइक्स काउंट हो रहे हैं। रदरफोर्ड ने इस बात को सुनने के बाद एक बहुत अहम जुमला कहा था, उसने कहा था कि ये इतना हैरानकुन है जो आप मुझसे कह रहे हैं कि कोई आकर ये कह रहा है मुझसे कि एक बुलेट को आप फायर करते हैं टिश्यू पेपर पे और वो उसमें पेनिट्रेट नहीं होती बल्कि वहां से वापस होकर मुझे ही हिट हो जाती है। गोली चलाने वाले को दोबारा गोली लग जाती है, टिश्यू पेपर में वो बुलेट पेनिट्रेट नहीं होती, वापस आ जाती है। ये इतनी हैरानकुन आप बात कह रहे हैं। रदरफोर्ड ने इसको ऑब्जर्व किया, अपने स्टूडेंट के साथ रिसर्च की, ऑब्जर्वेशन तो ऑथेंटिक था ना, रिजल्ट तो आ गया सामने। अब इसका कंक्लूजन निकाला जाए कि ये मुमकिन कैसे है। ये एक छोटी सी हिस्ट्री है जो मैंने आपको बताई है, आइए हम इस पर मजीद बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन टॉपिक है आज का, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ये दोबारा अरेंजमेंट देख लीजिए, मैंने कहा कि ऑपरेटर में तीन चीजें यूज की जा रही हैं। ये सेंट्रल कौन है, गोल्ड फॉइल है, इसके अराउंड जो है जब मालूम हो गया कि रेडिएशन जो है
वो स्ट्रेट गोल्ड फॉइल में अनडिफ्लेक्टेड मूव नहीं कर रही, बल्कि वो स्कैटर्ड भी होती हैं और बैक भी होती हैं। तो फिर फोटोग्राफिक प्लेट या फ्लोरोसेंट स्क्रीन को इस तरह डिजाइन किया कि उसने पूरा कवर्ड कर दिया गोल्ड फॉइल को। इस ब्लैक बॉक्स के अंदर अल्फा के पार्टिकल्स जो है इमिट होंगे। ओके, अब थोड़ी सी हम ये एक वीडियो प्ले करते हैं ताकि हम उस रेडिएशन की डिफ्लेक्शन को, उसकी मूवमेंट को देखते हैं। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये ग्रीन कलर के पार्टिकल्स जो हैं ये अल्फा पार्टिकल्स की मूवमेंट है, जो गोल्ड फॉइल पे जब स्ट्राइक होते हैं तो उसमें से मेजर पोर्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट चले जाते हैं। अब कुछ को देखिएगा कि वो डिफ्लेक्ट करेंगे। अल्फा पार्टिकल को दिखाने के लिए ये ग्रीन कलर के डॉट्स दिए गए हैं। जब फोटोग्राफिक प्लेट पे जाके वो शूट होते हैं, हिट होते हैं, तो वो एरिया, वो जगह ग्लो करती है, जिससे मालूम होता है कि अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन क्या हुआ। ओके, अगर आपको ये ऑब्जर्व हो रहा है तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर भी ग्रीन कलर के मार्क्स हो रहे हैं। ओके, कहाँ का ग्रीन मार्क आ रहा है? एक तो ये आ रहा है, ठीक है, ये हम कह रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर गए। और जो इस एरिया पे ग्रीन मार्क आ रहे हैं ये डिफ्लेक्टेड है। और ये वाला जो ग्रीन मार्क है ये कौन से? ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये जो ग्रीन मार्क जो है आपका आ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल जो है गोल्ड फॉइल की सरफेस से वापस हो रहा है, वापस। ये तीन ऑब्जर्वेशन जो है इस एक्सपेरिमेंट में हमें नजर आ रही है कि ऐसा होता हुआ नजर आया। फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो इन इन एरिया पे ग्लो कर रही है। ओके, सबने देखा इसको? तो इसका कंक्लूजन क्या है वो तो मैं बाद में, मैंने वीडियो भी शो शेयर की आपसे, आप उसमें दोबारा देख सकते हो, मैं आगे बात करूंगा, ठीक है? ओके, रदरफोर्ड को अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशंस क्या मिली हैं? इन ऑब्जर्वेशन को कुछ नंबर देता हूं मैं। हम सपोज करते हैं टोटल शूट करने वाले अल्फा पार्टिकल की तादाद जो है वो 10,000 है, ताकि नंबर्स देखकर हमें अंदाजा हो कि कितने डिफ्लेक्ट हुए, कितने अनडिफ्लेक्टेड थे, कितने रिफ्लेक्ट बैक हुए। 10,000 में से मैं कह रहा हूं 9,990 अल्फा पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड। इसका मतलब ओनली 10 आउट ऑफ 10,000 डिफ्लेक्ट हुए। 9,990 अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो पास आउट हो गए विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। 10 में से 9 जो है वो क्या हुए? वो डिफ्लेक्ट, वो अपने रास्ते से थोड़ा सा इनहराफ कर गए। और सिर्फ एक पार्टिकल 1 आउट ऑफ 10,000 वो रिफ्लेक्ट हुआ है बैक। ये रेशियो है इन अल्फा पार्टिकल्स की जो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर नजर आ रही थी। इन ऑब्जर्वेशंस को हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। बेटा अब इसको साथ साथ मेरे कॉपी करना होगा। ये वैल्यू, ये नंबर देने की जरूरत नहीं है। जो ऑब्जर्वेशन में नजर आ रहा है उनको नंबरिंग की गई, तो ये नंबर्स फिगर्स हमारे सामने हैं। अब हम इस पे बात करेंगे, ठीक है? पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1 क्या है? मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल without changing the direction. Okay, most of the alpha particles pass through gold foil without changing their डायरेक्शन। ये एक्सपेरिमेंट में हमें ऑब्जर्व हो रहा है। बड़ी तादाद अल्फा पार्टिकल की तो गोल्ड फॉइल में से गुजर रही है स्ट्रेट। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं फिगर दिखा रहा हूं तो ये फिगर देखिएगा कि इस एक्सपेरिमेंट में ये ग्रीन लाइट जो है ये अल्फा पार्टिकल्स को शो किया जा रहा है, और ये स्ट्राइक होते हैं स्क्रीन पे तो वो प्लेस, वो जगह ग्लो करती है। तो ये पहली हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई। नाउ सेकंड, सम ऑफ देम डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या नजर आ रही है एक्सपेरिमेंट में? तीन तो ऑब्जर्वेशंस हैं, क्योंकि तीन डायरेक्शंस हैं। सम ऑफ देम डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, ये मैंने मार्क किया फिगर के अंदर कि उनको स्ट्रेट जाना था, और ये एक एंगल बनाते हुए अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो गए। इस क्या नाम है प्लेस से जहां पे इनको हिट होना था वहां से वो
लेफ्ट और राइट बोथ डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहे हैं, और इनको हम डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स कह रहे हैं। इनकी तादाद क्या है? हम कह रहे हैं सम ऑफ देम डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर पाथ। थर्ड और लास्ट ऑब्जर्वेशन जो हैरान कुन है, सबसे हैरान कुन वाली बात जो थर्ड है कि वेरी फ्यू ऑफ देम रिफ्लेक्टिंग बैक बाय मेकिंग एन एंगल मोर देन 90। उनको स्ट्रेट जाना था, उसकी बजाय वो ये अल्फा पार्टिकल्स जो है इनको ये डायरेक्शन में जाना था, ये एंगल बनता है 90। अल्फा पार्टिकल्स जो है वो यहां जाके स्ट्राइक हो रहा है, ये मोर देन 90 का एंगल बनाता हुआ अल्फा पार्टिकल जो है गोल्ड फॉइल पे से वापस हो गया। ये तीसरी और आखिरी ऑब्जर्वेशन है। इसको बेटा ऑब्जर्वेशन कॉपी करने के बाद डन का रिप्लाई करो, मैं फिर नेक्स्ट स्लाइड आपसे शेयर करता हूं। आप डन जब इसको कॉपी कर लो ऑब्जर्वेशंस को, डन का रिप्लाई करें, फिर हम आगे बात करते हैं। किसी का वेट करना है तो वेट का रिप्लाई कर ले, तो मैं उस पर्सन का वेट कर सकता हूँ। वेट ओके। अब्दुल्ला जब आप डन कहोगे फिर हम आगे मूव करेंगे। हिस्ट्री में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जो है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखते हैं तो ये टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है, ये सारे टॉपिक बहुत अहम है। रदरफोर्ड का बोर एटॉमिक थ्योरी और उसके बाद कुछ डेरिवेशंस हैं। देन अब्दुल्ला आपका वेट कर रहा हूँ। ओके बेटा ठीक है, डन। अब हम आगे बात करते हैं। इन ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड क्या किया, उसके कंक्लूजन पे अब हम जाएंगे। उसकी एटॉमिक थ्योरी जो है या एटॉमिक मॉडल जो है वो इन तीन ऑब्जर्वेशन पे ही बेस कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ना। ओके, रदरफोर्ड कंक्लूड दैट, कॉपी नहीं करना, कॉपी नहीं करना, मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ कि मुझे ये स्क्रीन आपको व्हाट्सएप करनी है। ठीक है, मैं इसको व्हाट्सएप कर दूंगा। ये थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन है, और जो पॉइंट्स नोट डाउन करने वो इसके बाद हम स्लाइड पे देंगे आपको। उसको रिकैप जब करूंगा तो उसको आप कॉपी करेंगे, क्योंकि आपको वही लिखना होगा। रदरफोर्ड ने कंक्लूड क्या किया? पहली बात वो कंक्लूड कर रहा है, मेजर स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, मींस मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। एक एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। देखो एक एटम है, उस पे मैं एक हैवी पार्टिकल जिसके अंदर दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है और चार्ज डबल टू पॉजिटिव है, ये जाके जब स्ट्राइक करता हूं और वो उसमें से पेनिट्रेट कर जाता है, तो एक हैवी पार्टिकल का किसी सब्सटेंस में से गुजर जाना है, इसका मतलब है उस सब्सटेंस के अंदर कोई एम्प्टी स्पेस है जहां से वो गुजर रहा है। एक बड़ी तादाद का गुजर जाना ये साबित करता है कि एक एटम जो है वो अंदर से उसका मेजर पोर्शन जो है वो क्या है? एम्प्टी है। ये बात उसको कैसे मालूम हुई कि वो ये बात कंक्लूड कैसे कर रहा है? क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड शीट विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। इस बात को ऑब्जर्व करते हुए उसने ये कंक्लूजन की है, therefore the major part of an atom must be empty। उसने एटम का स्ट्रक्चर बताया जो थॉमसन के मॉडल से डिफरेंट हो गया। थॉमसन का मॉडल बेटा क्या था? वो ये क्या था? ये था कि एक एटम जो है उस वो सारा का सारा मास से भरा हुआ है, प्रोटॉन से भरा हुआ है। और अब हम ये कह रहे हैं कि एक एटम जो है उसका मोस्ट पार्ट जो है वो खाली पड़ा हुआ है, मोस्ट पार्ट जो है उसका खाली पड़ा हुआ है।
ठीक है ना, उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो खाली पड़ा हुआ है। ये एक डिफरेंस हमें नजर आया। देखिए थॉमसन मॉडल जो है वो एक मफरूजे पे है, एक ख्याल पे है, और रदरफोर्ड मॉडल जो है उसका बेस एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक एक्सपेरिमेंट उस पे बेस कर रही है वो बात ना। ओके, आगे हम बात करते हैं। सेकंड, उसका कंक्लूजन क्या है? द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पॉजिटिव चार्ज एटम का है इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, जबकि थॉमसन ये कह रहा था कि सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन एन एटम ना। एंड इट इज, वो कह रहा है कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ पूरे एटम में, फैल नहीं किया है इक्वली, बल्कि वो कंसंट्रेटेड एट द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। ये वाली बात वो क्यों कह रहा है, ये वाली बात उसने कंक्लूड कैसे की कि अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करने वाला कोई उससे हैवी पार्टिकल होगा, कोई हैवी सब्सटेंस से होगा। एक अल्फा पार्टिकल जो है उसको हम एक प्रोटॉन से कंपेयर करते हैं। देखिए अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स और चार्ज 2 पॉजिटिव है। सामने एक प्रोटॉन सिंगल मौजूद है। ये अल्फा पार्टिकल जब इसके पास से गुजरता है तो ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, और ये अल्फा पार्टिकल एक एटम के अंदर जो है मौजूद है, और ये स्पीड से वेलोसिटी से मूव करता हुआ अल्फा पार्टिकल आके उसके पास से गुजरता है। ड्यू टू रिपल्शन, अल्फा पार्टिकल्स की रिपल्शन से, चार्ज और मास ज्यादा होने की वजह से इस प्रोटॉन को बाहर चला जाना चाहिए था। प्रोटॉन को प्रोटॉन को एटम में से बाहर चला जाना चाहिए था। देखिए ये अगेंस्ट द लॉ ऑफ मोमेंटम है। एक ट्रक जो है वो सिग्नल पे खड़े हुए बाइक से आके टकराता है तो आपको मालूम है कि बाइक वाले को नुकसान होगा, वो दूर जाके गिरेगा, ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट हो रहा है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल वो आके गुजरता है प्रोटॉन से, तो मुमकिन नहीं है कि वो प्रोटॉन को बाहर ना निकाले। इस अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करने वाला ये जो इनर होगा ये इससे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, हैवी होना चाहिए मास में, और चार्ज वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए। तो गोल्ड के एटम के तमाम प्रोटॉन्स अगर हम सेंट्रल पॉइंट पे जमा कर लें, उसके सेंटर पे अगर हम जमा कर लें, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79। तो एक सिंगल प्रोटॉन नहीं है बल्कि सारे प्रोटॉन एक जगह जमा हो जाएं, 79 प्रोटॉन्स जमा कर लें, तो मास में हैवी होंगे अल्फा पार्टिकल से, और चार्ज भी अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में कई टाइम्स ज्यादा होगा, 79 पॉजिटिव चार्ज। अब ये अल्फा पार्टिकल जब इस हैवी पॉजिटिव सब्सटेंस के पास से गुजरेगा तो ड्यू टू रिपल्शन अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा, और ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसमें चेंज नहीं आ रहा होगा। ये बात यहाँ पे समझने वाली है कि अल्फा पार्टिकल जो है उसको डिफ्लेक्ट किसने किया। एटम जो है उसमें से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट जा रहे हैं, चंद अल्फा पार्टिकल जो सेंट्रल पॉइंट के करीब से गुजरा, करीब से, तो वो डिफ्लेक्ट हो गया, तो वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो यहां इसको डिफ्लेक्ट करने वाला जो सेंट्रल ऑफ द एटम जो है वो इससे पावरफुल होगा। तो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करने वाली फोर्स जो है वो इनर जो रिपल्सिव फोर्स जो है वो ग्रेटर होने की वजह से है। तो इससे वो कंक्लूड कर रहा है कि अल्फा पार्टिकल को रास्ते से हटाने वाला, रिपेल करने वाला कोई इससे ज्यादा हैवी और चार्ज में स्ट्रांग होगा। तो ये उसका कंक्लूजन है। वो ये कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ नहीं है, बल्कि सब जमा है एट द सेंटर। इस सेंटर को उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। जैसे एक सेल का सेंटर न्यूक्लियस होता है, लिविंग सेल का सेंटर न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल उसने वही वर्ड यहाँ यूज किया कि एटम का जो सेंट्रल पॉइंट है, जहाँ सारा मास जमा हो गया है, जहाँ सारे पॉजिटिव पार्टिकल जमा हुए हैं, उसको उसने नाम दिया है न्यूक्लियस का। आइए हम थर्ड कंक्लूजन करें, फिर उसके बाद नमाज का ब्रेक करेंगे, ठीक है। Therefore the positive charge is present at the center called nucleus. Okay. तीसरी बात, न्यूक्लियस कितना बड़ा होगा?
न्यूक्लियस, ये आखिरी बात सुन लें फिर उसके बाद नमाज को ब्रेक करते हैं। एक एटम के अंदर मैं न्यूक्लियस को कितना जगह दूं कि एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है या एक एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है। एक फिगर ए ड्रॉ कर रहा हूं, एक फिगर बी ड्रॉ कर रहा हूं। मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बता रही है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एन एटम। क्योंकि मैंने कहा कि 1/10,000 रिफ्लेक्ट हुआ था। अगर एक बड़ी तादाद अल्फा पार्टिकल्स की रिफ्लेक्ट होती और चंद अल्फा पार्टिकल गुजर जाते, चंद, तो फिर हम एटम ए को कंसिडर करते हैं कि ये एटम स्ट्रक्चर है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज बता रही हैं द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। इसको समझना अगर है, समझना है तो इसको यूं समझिए कि एक क्रिकेट ग्राउंड जो है, क्रिकेट ग्राउंड वो एक एटम है, सिंगल एटम है। उस क्रिकेट ग्राउंड के सेंटर में पिच होती है जहां पे प्लेयर्स खेलते हैं। उस पिच के सेंटर में आप एक थंब पिन लगा दें। थंब पिन का जो हेड होगा वो न्यूक्लियस है। अगर क्रिकेट ग्राउंड एक एटम है, उसके सेंटर, ग्राउंड के सेंटर में आप एक थंब पिन लगा देते हैं। उस थंब पिन की जो हेड जितनी स्पेस ले रही है, ये स्पेस ऑफ द न्यूक्लियस इन एन एटम है, ये वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इन एन एटम है। ताकि आपको ये अंदाजा हो कि न्यूक्लियस जो है एटम के अंदर कितनी जगह ले रहा है। तो तीसरी और आखिरी बात जो उन्होंने की है वो क्या है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एन एटम। क्योंकि मसला क्या है कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट जो हुए थे वो क्या थे, वेरी फ्यू एट लार्ज एंगल्स और डिफ्लेक्टेड बैक, जो वापस हुए थे। Therefore, he concluded that the positively charged particles covered a small volume of an atom. ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, ये एटम में मौजूद हैं, सेंटर पॉइंट मौजूद हैं और बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। ठीक है, ये स्क्रीन मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, इसको अभी कॉपी ना करेंगे। ठीक है, अब हम एक ब्रेक लेते हैं नमाज का, और नमाज के ब्रेक के बाद इंशाल्लाह अभी टाइम क्या हो रहा है एग्जैक्ट, मेरे पास टाइम हो रहा है 6 o'clock। तो इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद हम दोबारा क्लास ज्वाइन करते हैं। ठीक है, मैं इसको डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा, स्लाइड सिर्फ शेयर कर रहा हूँ एक आपसे नमाज के ब्रेक की, और उसके बाद दोबारा फिर मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, ओके बेटा, नमाज पढ़ लीजिएगा।
अस्सलाम वालेकुम। नूर, आप क्लास में मौजूद हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। नूर, आप क्लास में मौजूद हैं? यस। अच्छा बेटा, आपको क्वेश्चन मैं आंसर करूं इसको या कुछ समझा आपने इसको? नूर, एक बहुत सिंपल सी बात है। हाँ बेटा, बहुत सिंपल सी बात है कि एक एटम जो है ना, एक एटम को मैं सपोज करता हूँ ये एक एटम है। उस एटम में न्यूक्लियस कितना है? तो न्यूक्लियस जो है ये छोटा सा एक डॉट डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इस डॉट को देखो और उस एटम को देखो जो सर्कल बनाया हुआ मैंने। तो हम ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस का साइज अगर मैं एटम से कंपेयर करूं तो वो बहुत छोटा होगा। न्यूक्लियस एटम के मुकाबले में बहुत छोटे साइज का होता है। उस एटम में उसकी पोजीशन कितनी है? बहुत ही कम है, बहुत ही माइन्यूट सी जगह है उसमें। जितना भी मास है, पूरा एटम का मास जो है वो छोटी सी जगह में जमा हुआ है। बाकी एटम का स्पेस जो है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ये हमें कैसे मालूम हुआ कि न्यूक्लियस इतनी कम जगह ले रहा है और एटम की ज्यादा जगह स्पेस खाली पड़ी हुई है? हमें कैसे मालूम हुआ? ये बेटा एक्सपेरिमेंट ने बताया कि अल्फा पार्टिकल को हमने स्ट्राइक किया, अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल के एटम में से गुजर रहा है। ये अल्फा पार्टिकल सारे जो स्ट्राइक हो रहे हैं ये गुजर रहे हैं, और चंद अल्फा पार्टिकल अपने डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट कर गए। ये चंद अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्ट होना ना इतनी बड़ी तादाद में से, तो इसका मतलब है एटम में जो रिपल्सिव सेंट्रल पॉइंट जो है वो साइज में छोटा होगा। अगर वो साइज में, मैं सपोज करता हूँ, मैं साइज में बड़ा कर देता हूँ, मैं कहता हूँ न्यूक्लियस इतने बड़े साइज का है, तो बड़ी तादाद अल्फा पार्टिकल की जो आती है वो क्या होती है? वो वापस हो रही होती है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही होती है। और बहुत ही छोटी सी एक माइनट तादाद जो है वो उसमें से गुजर रही होती है। तो एक्सपेरिमेंट ये साबित कर रहा है कि न्यूक्लियस का साइज एटम में बहुत कम जगह लेता है। क्लियर? या मैं और कोई, अगर कोई और सवाल है बेटा उसको ऐड करो, फिर मैं आंसर करता हूँ। ओके, हम बैक करते हैं अपने टॉपिक पे जहाँ पे हम बात कर रहे थे। हम आखिरी बात ये कर चुके थे। अब आपने पॉइंट्स को वन बाय वन नोट करना है और हम थोड़ा सा दोबारा उनको चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी क्या है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है? तो ये है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ना। उसके पॉस्टुलेट्स क्या है? एटम का स्ट्रक्चर कैसा है? तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। मैं 2 मिनट्स का जरा वेट कर लेता हूँ। कुछ स्टूडेंट अगर ऐड होना चाहते हैं वो आ जाएं, जरा उनको वेट कर लेते हैं। 2 मिनट्स हम जरा वेट कर लेते हैं। बाकी ये जो स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं वो इसको कॉपी डाउन करना चाहें तो कॉपी कर लें, उनका टाइम सेव हो जाएगा, फिर उसे समझने में तवज्जो देंगे। हम 2 मिनट्स का जरा वेट कर लेते हैं, कुछ और स्टूडेंट भी हमें ज्वाइन कर लें। अब 2 मिनट्स की जगह 1 मिनट रह गया है। मेरे पास 6:14 हो रहे हैं, 6:15 पे मैं बात शुरू करूंगा। यस बेटा, इट्स 6:15। अब हम बात शुरू करते हैं। जो लोग रह गए वो ज्वाइन कर लेंगे बाद में। यस, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद उसने एक एटॉमिक थ्योरी दी। उसने ये मॉडल जो है तमाम लोगों के सामने रखा और अपनी बात कर रहा है। पहली देखें, एटॉमिक थ्योरी का जो उसका मॉडल का फर्स्ट पॉइंट क्या है? मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी।
इसकी इस बात की बुनियाद क्या है, बेस क्या है इसकी? मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, ये पॉइंट नंबर 1 है। इसकी बुनियाद ये है कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन। ये इसकी बुनियाद है, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन। पॉइंट नंबर 1 कॉपी, अब आप साथ साथ कॉपी कर रहे हैं, ठीक है? जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया साथ साथ लिखेंगे इसको। मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। सेकेंड, all positive charge mean protons, and most of the mass, क्योंकि दो ही तो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मुकाबले में बहुत कम था, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज प्रेजेंट, कहां पे मौजूद है? एट द सेंट्रल पॉइंट, एट द सेंटर, कॉल्ड द न्यूक्लियस। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट बात वो कर रहे हैं कि एटम का सारा मास या पॉजिटिव चार्ज वो एक ही जगह पे मौजूद है, सेंटर पे, और उस सेंटर पॉइंट को जहां वो जमा हुए हैं उसको न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, आज भी हम न्यूक्लियस पर सवाल नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 3, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जो थॉमसन ने कहा था, इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तादाद में उतने ही हैं जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। ये थॉमसन का बेटा मॉडल जो है वो रिजेक्टेड है, डिस्कार्ड हो गया था इस एक्सपेरिमेंट के बाद। उसका एक ख्याल था विदाउट एन एक्सपेरिमेंट, तो उसमें गलती के चांसेस ज्यादा थे, तो रदरफोर्ड ने उस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम ये कहा थर्ड पॉइंट में, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं उतनी तादाद के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर मौजूद हैं। न्यूक्लियस का साइज क्या है? ये बात भी हमने भी पहले डिस्कस की है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। The size of nucleus is very small as compared to size of an atom. ये 4 पॉइंट जो है ना बेटा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थे। पांचवी बात जैसी रदरफोर्ड ने कही उसी पे ऑब्जेक्शन हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस अल्फा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से उसका अंदाजा नहीं हो रहा है, तो इसने इसके बारे में अपना एक राय दी है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एज, उसने कहा कि एटम इज लाइक अ मिनी सोलर सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ऐसा ही मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड जैसे आप समझें कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ये जो आखिरी पॉइंट जो है, आखिरी पॉइंट, इस पे उसी वक्त जब इसने प्रेजेंट किया था ऑब्जेक्शन हो गया और रदरफोर्ड के पास इसका आंसर भी नहीं है। ये हम ड्रॉबैक्स में या वीकनेसेस ऑफ रदरफोर्ड टाइमिंग मॉडल पे डिस्कस करेंगे। इसके टाइमिंग मॉडल के 5 पॉइंट्स हैं, 4 वैलिड हैं और फिफ्थ वन पे ऑब्जेक्शन है। बेटा अगर ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं, ये मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा, ये नोट्स में भी लिखा हुआ है, बुक में भी होगा, इसको कॉपी कर लें। जब आप कॉपी कर लें तो मैं फिर आगे बात करता हूँ, ठीक है? किसी को अगर टाइम लग रहा है तो बेटा वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, लेकिन बेहतर है कि आप कॉपी क्या करें चीजों को। अगर किसी के लिए वेट करना है तो वेट का मैसेज करे ताकि मैं उस ये सब बस मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं, कोई प्रूफ नहीं है बेटा उसका। पॉइंट नंबर 5 मैं ये कह रहा हूँ, पॉइंट नंबर 5 रदरफोर्ड के मॉडल को रिजेक्ट कर देता है।
इतना बड़ा ऑब्जेक्शन है कि पॉइंट नंबर 5 जो है उसकी वजह से पूरे मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। इस पूरे मॉडल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो न्यूक्लियस की प्रेजेंस या न्यूक्लियस के बारे में बात हमें मालूम हुई है, बाकी बातों में ऑब्जेक्शंस हैं। बाकी जो चीज है वो कौन सी, इलेक्ट्रॉन असल में। और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की क्या नाम है कि पार्टिकल होना या वेव होना, उसके ऊपर तो बहुत ही ज्यादा रिसर्च है, बहुत ज्यादा थ्योरीज हैं इसके ऊपर। ये सब बस कॉपी हो गया। ओके बेटा, अब मैं आगे बात करता हूँ, ये पॉइंट नंबर 5 पे बात करते हैं कि ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस। अब ये दो चार्ज पार्टिकल है, एक नेगेटिव है, दूसरा कौन है, पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो यहां हम अगर साइंस की या फिजिक्स की ओल्ड कॉन्सेप्ट लेते हैं एनर्जी का, तो हम कभी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को समझ नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव है, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव है। ये चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो ये एनर्जी लूज करेगा। ये चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो अपनी एनर्जी लूज करेगा, कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी लूज कर रहा होगा। जब ये एनर्जी लूज कर रहा होगा, इसका पाथ ऑफ द मूवमेंट जो है वो स्पाइरल होना शुरू हो जाएगा, टूवर्ड द सेंटर होना शुरू हो जाएगा। एनर्जी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और एक वक्त आएगा न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। जब आप कह रहे हो, रदरफोर्ड को कहा गया, जब आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो फिर इसको एटम के न्यूक्लियस से टकरा जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो रहा एटम में, इसको तो होना चाहिए ऐसा। और जब ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है और मुसलसल एनर्जी भी लूज कर रहा है, तो वेलोसिटी कम होती जा रही है और वो न्यूक्लियस से करीब 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 होना शुरू हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, तो इसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। इससे निकलने वाली एनर्जी जो है, उससे बनने वाला स्पेक्ट्रम वो कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे रेनबो के कलर्स अगर आप देखते हैं, तो रेनबो इज अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जबकि एटम में से बनने वाला स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस तो कभी भी नहीं होता है। तो ये दो ऑब्जेक्शंस हैं इस मॉडल के ऊपर। आइए इस ड्रॉबैक्स की हेडिंग डालिए और फिर इनको लिखेंगे, वीकनेसेस ऑफ रदरफोर्ड अटॉमिक मॉडल, और इनको ड्रॉबैक्स भी कहते हैं। पहला ऑब्जेक्शन देखें क्या होगा। एक एटम जो है वो तो स्टेबल है, लेकिन आपका मॉडल जो है वो तो एटम को अनस्टेबल कर रहा है। साइंटिस्ट ने एतराज किया था इस मॉडल के ऊपर। पहला जो है उसकी हम हेडिंग डालते हैं, स्पाइरल पाथ मोशन। पहले ऑब्जेक्शन को हमने नाम दिया है स्पाइरल पाथ मोशन। हम ये कह रहे हैं, इफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, it radiates it radiates एनर्जी कंटिन्यूसली। फिर क्या होगा, its speed will decrease and it will go into spiral motion, finally falling into the nucleus। आखिरकार वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। एक मैं वीडियो से इसको समझाता हूं कि ये ऑब्जेक्शन जो है वो यूं है कि ये देखो कि एक एटम के अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है जो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सर्कुलर मोशन में मूवमेंट हो रही है इस पार्टिकल की, जो इलेक्ट्रॉन है, इट्स एन इलेक्ट्रॉन, इसकी मैं बात कर रहा हूं। जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो अपनी एनर्जी लूज कर रहा होगा। जब एनर्जी लूज करेगा तो इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसका पाथ कांस्टेंट नहीं रहेगा।
ये अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, सॉरी, यस, स्पाइरल पाथ हुआ और फिर फाइनली क्या हुआ, इट फॉल इनटू द न्यूक्लियस और एटम कोलैप्स, धमाका हो गया। जबकि हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो जाना चाहिए आपके मॉडल के अकॉर्डिंग, जबकि एटम में ऐसा नहीं होता है। आपका ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से टकरा क्यों नहीं रहा, रदरफोर्ड से सवाल हो रहा है। रदरफोर्ड के पास बेटा इस बात का, इन बातों का कोई आंसर नहीं था, रदरफोर्ड ने इनको आंसर नहीं किया। दूसरा सवाल अब देखिएगा वो क्या है कि इस स्पाइरल पाथ मोशन के अलावा एक और काम क्या होना चाहिए कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है तो उससे बनने वाला स्पेक्ट्रम, कलर बैंड जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। मीन इलेक्ट्रॉन जब स्पाइरल पाथ में मूव करेगा एनर्जी को डिक्रीज होते हुए, तो वो हर किस्म की एनर्जी की वेव्स निकालेगा। रेड कलर की भी निकालेगा, ऑरेंज कलर की भी निकालेगा, येलो भी होगी, ग्रीन भी होगी, ब्लू कलर की भी होगी। जबकि एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं होता, वो तो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। दूसरा ऑब्जेक्शन की हम हेडिंग डालते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और ऑब्जेक्शन ये है कि इफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव करता है, इफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव अराउंड द न्यूक्लियस, इट शुड इमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली, तो अपनी एनर्जी भी क्या करेगा, कंटिन्यूसली इमिट कर रहा होगा। तो फिर क्या होगा, देन देयर विल बी अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। बट इन एक्चुअल क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन फ्रॉम द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। जबकि हकीकत में किसी भी एटम को अगर आप देखें तो उसका स्पेक्ट्रा जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम है, मीन वो स्पेसिफिक कलर ही इमिट कर रहा होता है। तो ये क्या वजह है कि आपका मॉडल के अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए, जबकि एटम इसके अगेंस्ट हमें नजर आ रहा है कि वो तो लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है। तो पॉइंट नंबर 2 बेटा इसको कॉपी कर लें, कॉपी करने से पहले जरा एक वीडियो देख लो, फिर इसको कॉपी कीजिएगा। आप ये देखिए कि ये एक एटम मैंने बनाया ग्रीन कलर का, और इसमें न्यूक्लियस हमने दिया हुआ है जो कि पॉजिटिव पार्टिकल है। अब इसके अराउंड हम एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रिलीज करते हुए करीब से होता, करीब करीब होता जाएगा, एनर्जी कम होगी तो उसका डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा, और कम एनर्जी पे और कम एनर्जी होगी तो कम एनर्जी वाली जब एनर्जी रिलीज करेगा तो कलर चेंज हो रहा होगा। जरा बस स्पेक्ट्रम को देखिएगा कि जो इमिटिंग एनर्जीज जो हैं वो किस कलर्स की आ रही हैं। अभी हम देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वो रेड कलर का है। फिर सॉरी, ओके, देखा आपने, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर था तो वो कम एनर्जी रिलीज कर रहा था रेड कलर की। जैसे जैसे वो करीब आता जा रहा है तो उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी देखें, ये लो एनर्जी है, फिर इससे ज्यादा एनर्जी जो है ऑरेंज कलर हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू, इंडिगो एंड वॉलेट कलर। देखिए आपको 7 कलर्स मिल रहे हैं, इसको कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। एक एटम के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से उस एटम के अंदर बनने वाला स्पेक्ट्रम कैसा हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है। जबकि एटम में इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी, तो उनके बनने वाले स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं, मीन वो स्पेसिफिक कलर्स ही देते हैं, सारे कलर नहीं दे रहे होते। ये दो मेजर ऑब्जेक्शंस हैं। इफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव अराउंड द न्यूक्लियस, इट शुड गिव कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड मूव इन अ स्पाइरल पाथ। ये दो बातें हो रही हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो उसको अपनी एनर्जी मुसलसल रिलीज करनी चाहिए, जिसके रिजल्ट में स्पेक्ट्रम मस्ट बी कंटिन्यूस एंड पाथ शुड बी स्पाइरल। और ये दोनों चीजें नजर नहीं आती एटम के अंदर, ये एक डिफेक्ट है। रदरफोर्ड ने मॉडल जब प्रेजेंट किया, उसी उसी क्या कॉन्फ्रेंस में, उसी मीटिंग के अंदर ऑब्जेक्शन आया और मॉडल डिस्कार्ड हो गया।
क्योंकि रदरफोर्ड के पास इन बातों का आंसर नहीं था और ये साइंटिफिक फैक्ट्स थे जिसके लिए रदरफोर्ड के पास आंसर नहीं था। तो उसके मॉडल के अंदर एक ड्रॉबैक आ गया, एक ऐसी खामी आ गई। हम एक एटम का मॉडल ऐसा प्रेजेंट करें जो हकायक पे मबनी हो। आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन आर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो एनर्जी का बेटा जो कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट, अगर उसको सामने रखेंगे तो हम कभी भी एटॉमिक मॉडल को समझ नहीं सकते। तो इसके लिए हमें पहले एनर्जी के न्यू कॉन्सेप्ट या प्लैंक्स कॉन्सेप्ट को समझना है, तो उसके बाद फिर हम एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे। पहले हम एनर्जी पे बात करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लें, जब डन कहोगे तो बेटा मैं आगे बात करूंगा। बेटा लास्ट वन की वजह से मॉडल डिस्कार्ड हो रहा है, क्योंकि लास्ट वन जो है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में है। एटम का मेजर पोर्शन जो एम्प्टी पड़ा हुआ है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कहां पे हैं? न्यूक्लियस को तो आज भी मानते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ द एटम है और उसमें सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। एटम की मिस्ट्री जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन की है, और इलेक्ट्रॉन पे ही फिर बहुत सारी थ्योरी सामने आती हैं। और इलेक्ट्रॉन ही वो की पॉइंट है जिससे हम केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट को समझते हैं। बेटा सबने कॉपी कर लिया है? किसके वेट का मैसेज नहीं है, इसलिए मैं आगे मूव करूंगा। अब हम एनर्जी के न्यू कॉन्सेप्ट को लेंगे। एनर्जी, ओके। अब मैं आगे बात कर रहा हूं, ठीक है। अब हमारा टॉपिक जो है एक शॉर्ट नोट बनता है, एक शॉर्ट नोट है हमारा अबाउट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। इसकी स्पेलिंग जरा सही कर लीजिएगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसको समझने के लिए मैं एक बहुत छोटी सी और एक आसान सी मिसाल दूंगा, ताकि आप उससे समझ कर बात को आगे करेंगे। पहले वो मिसाल और वो बात समझनी है कि एनर्जी के बारे में क्या राय क्या है। पहले इस बात को समझना है। इस थ्योरी की बुनियाद ये है कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। क्या है? क्वांटाइज्ड। एनर्जी के बारे में हम कह रहे हैं कि वो, हम उसके बारे में कह रहे हैं कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड। तो इस वाले लफ्ज को पहले मैं समझा दूं। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हम ये नहीं कहेंगे कि वो बिल्कुल एक फेलियर हुआ, नहीं, वो एक टर्निंग पॉइंट आया एक नई फिजिक्स का, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स की फिजिक्स सामने आई है, जिसकी वजह से ये आज की मौजूदा दुनिया जो एडवांस है, ये आपके सामने बन के आ गई है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही ये रेवोल्यूशन आया है। ओके, एनर्जी के बारे में बेटा बात समझेंगे कि एनर्जी के क्वांटाइज होने को हम क्या कह रहे हैं। कि एनर्जी कंटिन्यूस फॉर्म में इमिट और एब्जॉर्ब नहीं होती है। बॉडी या तो एनर्जी रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है। वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसकी एक मिनिमम यूनिट वैल्यू है। उस मिनिमम से कम वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। उसकी एक मिनिमम वैल्यू है जो वो रिलीज करता है, उस मिनिमम से कम रिलीज नहीं कर सकता है। तो हमने एनर्जी को क्वांटाइज कर दिया है, मतलब उसके स्पेसिफिक एक वैल्यू दे दिया हमने, एक पैकेट ऑफ एनर्जी का नाम दिया हमने यहाँ पे। मिसाल के तौर पे मैं एक नंबर लिखता हूं कि सबसे लीस्ट नंबर जो है वो 5 पॉसिबल है, इससे लीस्ट वैल्यू नहीं है। सबसे लीस्ट अमाउंट जो है वो कितना है? 5 है। अब मुझे बताएं, इससे हायर वैल्यू जो है 5 से हायर होगी वो क्या होगी? लीस्ट तो 5 है, अब मुझे बताएं कि हायर जो अमाउंट होगा 5 से वो कौन सा होगा? रिप्लाई करो। ओके, मेरी बात को कुछ ने समझा कुछ ने नहीं समझा ना। अब मेरी बात दोबारा सुनिए। मैंने कहा कि लीस्ट जो अमाउंट है वो 5 है। लीस्ट अमाउंट क्या है? 5 है।
इससे लीस्ट वैल्यू नहीं है, तो लीस्ट से जो ग्रेटर होगा वो क्या होगा, वो इसका मल्टीपल होगा। 5 लीस्ट है, नहीं बेटा 5.1 आप कह रहे हैं ना, 0.1 इज नॉट अ लीस्ट वैल्यू, आपने 0.1 कैसे ऐड कर दिया? लीस्ट इज अ 5, इससे छोटा यूनिट नहीं एग्जिस्ट करता, मैंने कहा आपसे। तो मैंने क्वांटाइज कर दिया, मैंने क्या कर दिया, क्वांटाइज, स्पेसिफिक कर दिया। अब जब मैंने स्पेसिफिक कर दिया है तो मुझे इसी को देखना है कि ये लीस्ट है। अगर इसका 3 टाइम होगा ना, इस लीस्ट का 3 टाइम होगा तो वो कितना होगा, 15। इसका 2 टाइम कितना होगा, 10। इसका 4 टाइम कितना होगा, 20। ये बताओ 5 और 10 के दरमियान कोई अमाउंट एग्जिस्ट कर सकता है जब मैं नंबर क्वांटाइज कर दूं? जब मैं नंबर क्वांटाइज कर दूं, मैं अमाउंट क्वांटाइज कर दूं, तो बताओ 5, 10, 15, 20 के दरमियान कोई नंबर एग्जिस्ट करते हैं? आप अपने होल नंबर की वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए मुझे आंसर मत करें, मैं कह रहा हूं कि नंबर आर क्वांटाइज्ड। अब दोबारा एक और मिसाल सुनो, मुझे दोबारा बताओ कि मैं नंबर क्वांटाइज करता हूं, लीस्ट नंबर मैं कहता हूं कि 3 है, ये लीस्ट है, इससे कम नंबर नहीं हो सकता है। तो इसका 4 टाइम क्या होगा, इसका 4 टाइम, 3 का 4 टाइम क्या होगा, 12। 4 टाइम क्या होगा, 12। इसका डबल क्या होगा, डबल 6। 3 टाइम क्या होगा, 9। ये क्वांटाइज्ड नंबर कहलाएंगे, क्वांटाइज्ड। बात को समझा, ये क्या है, क्वांटाइज। तो एनर्जी के बारे में जो नया कॉन्सेप्ट ये है कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, वो स्पेसिफिक अमाउंट है, उससे कम ज्यादा नहीं होगा, और तमाम वैल्यूज उसी की मल्टीपल होंगी। तमाम वैल्यूज क्या होंगी, उसकी मल्टीपल होंगी। तो एनर्जी के बारे में सबसे पहली बात जो समझनी है वो क्या है, एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। अब इस वाली मिसाल को एक और अंदाज से दोबारा अगर इस बात को समझते हो तो फिर एटॉमिक मॉडल समझना आपके लिए आसान होगा। और अगर मैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी को लेकर चलता हूं तो कभी भी हम एटम की स्टेबिलिटी को समझ नहीं सकेंगे। तो ये क्वांटम थ्योरी पे हम बात करने जा रहे हैं। तो इसकी बुनियाद हमें मालूम होनी चाहिए, इस थ्योरी की बुनियाद क्या थी। तो वो मैंने समझाने के लिए एक मिसाल दी आपको। अगर आप एक शॉप पे जाते हैं, स्पेसिफिक, क्वांटाइज का मतलब है स्पेसिफिक, ठीक है, डिस्क्रीट मतलब एक खास वैल्यू, और उस वैल्यू की मल्टीप्लीकेशंस, कि आपने अमाउंट को क्वांटाइज कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, ठीक है। स्पेसिफाइड अमाउंट इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड। ओके, मैं एक मिसाल देता हूं आपको। अगर आप ये क्या नाम है, एक्चुअल एग्जांपल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक मिसाल देना चाह रहा हूं कि आप थोड़ी बात को समझें कि हम क्या कह रहे हैं। दोबारा सुने मेरी बात को, मैं ये कह रहा हूं कि आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, मिल्क वाले के पास जाते हैं, और उसको कहते हैं हमें दूध चाहिए, ठीक है। आपने दूध लेने, किस क्वांटिटी में लेंगे, क्वांटाइज वैल्यू ही मिलेगी, या कोई भी आप वैल्यू कहें, कोई भी आप, वो आपको दे सकता है, या वो सिर्फ क्वांटाइज वैल्यू में ही देगा। मिसाल के तौर पे आप उसे कहते हैं कि मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, आपने एक अमाउंट बताया, उसने 1 लीटर दूध दे दिया। आप कहते हैं नो, 1 लीटर नहीं, हाफ लीटर चाहिए। क्या वो मिल्क को हाफ लीटर में आपको प्रोवाइड कर सकता है? यस, कर सकता है। अगर आप कहते हैं नहीं क्वार्टर लीटर चाहिए, तो क्वार्टर लीटर भी दे देगा आपको। आप चाहते हैं नहीं क्वार्टर लीटर नहीं है, बल्कि आप इसके अलावा कोई और डिफरेंट वैल्यू कहते हैं, आप कोई भी कंटिन्यूस वैल्यू बोलेंगे वो आपको दे देगा। आप बोलते हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं, बस एक ड्रॉप चाहिए, वो ड्रॉप भी निकाल के दे देगा आपको, कि उसके लिए ये मुमकिन है। तो एनर्जी ऐसी नहीं है कि उसकी हर पॉसिबल वैल्यूज हो, ऐसी नहीं एनर्जी है। एनर्जी की हर पॉसिबल वैल्यूज नहीं है, एनर्जी की स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, और स्पेसिफिक वैल्यूज के अंदर वो ट्रैवल करती है, स्पेसिफिक वैल्यू के अंदर वो मूव करती है, स्पेसिफिक वैल्यू में वो एब्जॉर्ब होती है, स्पेसिफिक वैल्यू में वो इमिट होती है बॉडी में से। मैं आयरन को हीट अप करता हूं तो उसमें से एनर्जी निकलती है, लाइट एनर्जी निकलती है। तो वो निकलने वाली एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि वो स्पेसिफिक अमाउंट में ही रिलीज हो रही है, उन स्पेसिफिक यूनिट में ही रिलीज होगी।
अब आप मुझे बताइए, जब मैं क्वांटाइज की बात करूंगा तो मिल्क आपने कहा कि कंटिन्यूस फॉर्म में, आप किसी भी फॉर्म में चाहे आपको मिल जाएगा। अब मुझे बताइए कि कभी आपने सुना कि मुर्गी ने आधा अंडा दिया या 2.5 अंडे दिए? नो। इसका मतलब है कि ये जो एग्स हैं ये क्वांटाइज फॉर्म में है ना। अगर आप मार्केट में जाते हैं, आप उसको बोलते हैं कि मुझे एग्स चाहिए, वो आप बोलते हैं नहीं भाई मुझे थोड़ा सा आधा अंडा दे दो, आधा रख लो अपने पास, आपको देगा? कभी भी नहीं देगा। क्यों? वो स्पेसिफिक ही अमाउंट देगा, पूरा देगा। उसका 2 टाइम देगा, 2 अंडे देगा, 6 देगा, 12 देगा आपको, लेकिन वो किसी और वैल्यू में नहीं दे सकता आपको। ये छोटी सी बात समझाने के लिए मैंने एक मिसाल बनाई और आपको बताया कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाए, कंटिन्यूस और कंटाइज में क्या फर्क होता है। कोई भी पॉसिबल वैल्यू है वो कंटिन्यूस है। एनर्जी कंटिन्यूस फॉर्म में मूव नहीं करती, बल्कि स्पेसिफिक अमाउंट में मूव करती है, जिसको क्वांटाइज्ड कहते हैं। ओके, अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। ये साइंटिस्ट है मैक्स प्लैंक। इन्होंने क्वांटम थ्योरी प्रपोज की है 1900 में। इन्होंने बहुत डिटेल में ऑब्जर्व किया है एनर्जी को, कि एक हॉट बॉडी में से एनर्जी रिलीज होती है। तो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में फिर एक थ्योरी पेश की, हमारे सामने थ्योरी आई। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पॉइंट नंबर 1 नोट डाउन करें। इस थ्योरी का मेन पॉइंट्स क्या है? पहला क्या है? एनर्जी इमिट्स और एब्जॉर्ब इज इन अ स्पेसिफिक अमाउंट। जिस स्टूडेंट ने कहा था क्वांटाइज के मीनिंग क्या है सर? स्पेसिफिक अमाउंट मींस क्वांटाइज्ड। एनर्जी जब भी इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, ये हमेशा किस में होगी? स्पेसिफिक अमाउंट में होगी। इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पैकेट्स को हमने क्या नाम दिया? क्वांटा। एंड फॉर लाइट इज कॉल्ड फोटोन। अगर लाइट एनर्जी है तो फिर क्वांटा की जगह वर्ड फोटोन यूज करते हैं, और अगर कोई भी एनर्जी है तो फिर लफ्ज हम क्वांटा यूज करते हैं। एंड थ्योरी इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी, जो ये बताती है कि एनर्जी क्वांटाइज फॉर्म में होती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 नोट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 नोट कर लिया, तो फिर पॉइंट नंबर 2। ये एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो है, ये डिपेंडेंट किस पे होती है? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन पे डिपेंड कर रही होती है। The energy of the radiation absorbed or emitted is directly proportional to the frequency of the radiation. एनर्जी जो है, एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और बात जगह एफ से भी करते हैं। हम यहाँ न्यू यूज करेंगे। अगर ज्यादा एनर्जी है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव बनेगी। अगर लो एनर्जी है तो लो फ्रीक्वेंसी की वेव बनेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हाई एनर्जी इमिट हुई है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? हाई होगी। इज अ पॉइंट नंबर 2। इस थ्योरी के 2 पॉइंट्स हैं, इनको आप बेटा नोट डाउन कर लें, लिख लें। डन कहोगे तो मैं आगे फिर मूव करूंगा। एनर्जी के स्पेसिफिक अमाउंट है, एंड स्पेसिफिक अमाउंट डिपेंड ऑन दी फ्रीक्वेंसी। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है इसकी थ्योरी का? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो आप इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट प्लेस करते हैं। Here h is a constant and h is called Planck's constant. एनर्जी जो है, एनर्जी वो इस पैकेट के इक्विवेलेंट है। जो क्वांटाइज कह रहे हैं, तो क्वांटाइज पैकेट क्वांटा जो है लीस्ट, वो h न्यू है। h न्यू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने नहीं लिखी है। न्यूमेरिकल वैल्यू सपोज कर ले 5 है, तो डबल 2h न्यू क्या होगा? 2h न्यू। 5 2 10 होगा। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल वैल्यू आ रही है एनर्जी की। तो एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती है इन स्मॉल पैकेट्स मीन क्वांटा,
और लीस्ट क्वांटा जो है वो क्या है, एच न्यू है। एनर्जी बराबर किसके है, एच न्यू के। हियर एच इज अ कांस्टेंट। अब ये देखिएगा कि जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, रेड कलर की एनर्जी जो है, रेड कलर की एनर्जी, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। ये डिफरेंट कलर की एनर्जीज, एनर्जी एनर्जी डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। ये अभी हमने कहा ना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो आप देख लीजिए कि ये जो वेव बन रही है, ये वेव, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। ये वेवलेंथ या आप देखिए मार्क हुई हुई है सबकी वेवलेंथ। तो जो लो वेवलेंथ है, स्मॉल वेवलेंथ है, वो हाई इन फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में। एनर्जी का अमाउंट डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव पे। ओके दोबारा हम बात करते हैं कि हमने कहा था एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो हमने कुछ कलर्स की फ्रीक्वेंसीज और उनकी वेवलेंथ को हमने देखा। तो डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, इसलिए वो डिफरेंट एनर्जी है। एनर्जी हमेशा क्वांटाइज फॉर्म में मूव करेगी और क्वांटम इन पैकेट जो है उसको एच न्यू कह रहे हैं। इस इक्वेशन के अंदर एच क्या चीज है, एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये वैल्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछी जाती है, तो इसलिए हमें ये वैल्यू याद होनी चाहिए। एच की वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जूल सेकेंड। और यहां एक मैं वैल्यू लिख रहा हूं, इसको नोट डाउन कीजिएगा। 6.625 इंटू 10 रेज टू पावर -27 अर्ग्स सेकेंड। ये दोनों यूनिट्स की वैल्यू आपको याद करनी है। किसी भी यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो सबसे आसान सवाल होता है वो रोट लर्निंग का होता है कि स्पेसिफिक वैल्यू आपको पुट करनी होती है, याद करनी होती है। तो here h is a constant, प्लैंक्स कांस्टेंट। E क्या चीज है, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बात कर रहे हैं कि इसमें E क्या है, एनर्जी, H इज अ कांस्टेंट एंड न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। और इस कांस्टेंट की ये वैल्यू है 6.625 10 रेज़ टू -34 या 6.625 10 टू -27 यूनिट का डिफरेंस है। ओके अब जो एनर्जी के बारे में हमने समझा है वो क्या है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है। तो हम ये कह रहे हैं अब बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है, इमिट होती है, ओनली वन क्वांटम और सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ इट। एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट होगी या तो क्या होगी, लीस्ट वैल्यू वन क्वांटम में होगी, वन क्वांटा में होगी, या इस क्वांटा के क्या होगा, मल्टीपल होगा, डबल, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम्स। फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होगी। जब मैंने कहा कि एनर्जी की लीस्ट वैल्यू मैंने मैथमेटिकली प्रूव की है, वो कितनी है, एच न्यू। तो इससे हायर जो वैल्यू होगी वो इसका 2 टाइम होगा, तो क्या होगा, 2 एच न्यू। ये नहीं हो सकता आप कहेंगे सर 1.5 एच न्यू एनर्जी रिलीज हुई है, नो, क्योंकि वन क्वांटम जो है वो इक्वल किसके, एच न्यू के है। तो किसी भी बॉडी में से एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होती है ओनली वन क्वांटम और सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ इट। मींस E इज इक्वल टू एन एच न्यू, एक जनरल फार्मूला हो गया। अगर मैं n की वैल्यू 1 लूंगा तो ये लीस्ट वैल्यू 1 क्वांटम के बराबर हो जाएगा। हियर n क्या है, n इज अ होल नंबर 1 2 3। तो इस तरह फिर जब मैं वैल्यू पुट करता हूं तो फिर जो क्वांटाइज्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जीज आती हैं वो क्या आती हैं, एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, बट नॉट इन फ्रैक्शंस, बट नॉट इन फ्रैक्शंस। मुझे उम्मीद थी कि इसके बाद शायद मगरिब का वक्फा आएगा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया था। तो आज हमने 2 टॉपिक बेटा तकरीबन कर लिए, एक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल किया और एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो वीकनेसेस हैं उनको ध्यान में रखना है कि एक चार्ज पार्टिकल अगर कंटिन्यूसली मूव करता है तो उसको एनर्जी रिलीज करनी चाहिए और वो न्यूक्लियस से टकरा जाए, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होना चाहिए। ये दोनों काम नहीं हो रहे थे।
तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं नील बोर। बोर ने एटॉमिक थ्योरी जो पेश की है, उससे पहले उसने रिसर्च की है। उसने ये डिसाइड किया कि मैं दोनों मॉडल को स्टडी करूंगा, थॉमसन मॉडल प्लम पुडिंग एंड रदरफोर्ड मॉडल। 6 मंथ तक बोर ने थॉमसन के साथ रिसर्च की, काम किया, और फिर नेक्स्ट 6 मंथ में जब रदरफोर्ड के साथ वर्क करना था तो वो मुकम्मल 6 मंथ्स नहीं कर पाया, लेकिन वो ये बात समझ गया कि रदरफोर्ड मॉडल थॉमसन मॉडल से बेहतर है। इसके ड्रॉबैक्स और वीकनेसेस को आंसर या रिमूव करना चाहिए ताकि मॉडल ऑफ एन एटम जो है सामने आ जाए। तो बोर मॉडल इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो आज हमने बोर मॉडल भी पढ़ना था, लेकिन बहरहाल वो भी थ्योरी है, इसको समझना है हमें। और वो इन सब में से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसकी थ्योरी के बाद हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिसाइड करेंगे, फिर हम उसमें कुछ डेरिवेशंस करेंगे, और वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा हिस्ट्री का। अब अभी क्लास जो है वो मंडे को होगी, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास। रेगुलर क्लासेस सिर्फ 2 डेज होती है आपकी, एक वेडनेसडे होती है, एक थर्सडे होती है। इस वीक कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो पाई। एक वेडनेसडे और थर्सडे तो रेगुलर टाइम तो वही है, 9 to 10:30। लेकिन आपकी क्लास मंडे को एक एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल से 12 से 1 होगी, 1 आवर की होगी। आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।